चलो स्टार्ट करते हैं मास विद डेंसिटी के पास्ट पेपर की क्लास। देखो, मास विद डेंसिटी के जो पास्ट पेपर्स हैं ना, वो असल में आते हैं काफ़ी बेसिक, काफ़ी इजी फार्मूला लगाना होता है, बेसिक डेफिनेशन पूछी जाती है। लेकिन मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं जिसकी वजह से तुम लोग का ओवरऑल कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा, तुम लोग की पास्ट पेपर प्रैक्टिस भी हो जाएगी और तुम लोग को एक आइडिया हो जाएगा कि यार जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं वो आते कैसे हैं। क्योंकि मैंने इसके अंदर ना, तुम लोग समझ लो 90% मैंने इसके अंदर ना हार्ड क्वेश्चन डाले हैं, 90 to 70% इसके अंदर मैंने हार्ड क्वेश्चन डाले हैं। चलो अब देखते हैं इसके अंदर है क्या। देयर इज़ नो, पहले वाला सवाल पढ़ लेते हैं। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। दे टू स्पेयर्स, सही, दो स्पेयर हैं, वॉल्यूम आइडेंटिकल है, डिफरेंट मास है, सेम हाइट अबव द ग्राउंड ऑन द मून। देखो उनको, हाउ डू द स्पेयर्स मूव एज दे आर ड्रॉप्ड। सवाल तुम लोग लीड कर रहे हो, मैं तुम लोग को सवाल का मतलब बताता हूँ। देखो, दो स्पेयर इन्होंने रखे हुए हैं, नो एटमॉस्फेयर है, मतलब वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता ग्रेविटी क्या है, मास क्या है। जब भी नो एटमॉस्फेयर की बात है ना बेटा, याद रखना, अगर किसी चीज़ को ड्रॉप कर रहे हैं और नो एटमॉस्फेयर आएगा तो एक्सेलरेशन हमेशा हर एक की सेम होगी। मिसाल के तौर पे आप दो बॉलों को रख लो, एक बॉल जो है वो आपकी 10 kg की है, एक बॉल जो है वो आपकी 5 kg की है। ड्रॉप दोनों सेम स्पीड्स होंगी और दोनों एक साथ ही ज़मीन पर टकराएंगी। एक एग्जांपल ले लो, आपके पास एक बॉल है और एक फेदर है, क्या होगा? बॉल तो हैवियर है, स्टिल नो एटमॉस्फेयर, मतलब एक्सेलरेशन इज सेम, तो फेदर और बॉल दोनों एक ही स्पीड से नीचे आएंगे। समझ आ गया? अब इस सवाल के अंदर उन्होंने बोला हुआ ये है कि एटमॉस्फेयर तो हमारे पास है नहीं और हमारे पास दो बॉल्स हैं जिनके अलग अलग मास हैं, तो आप बताएं कि होगा क्या। देखो, स्फेयर विद द लार्जर मास, मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया एक्सेलरेशन सेम होती है, तो पहली वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गई कि लार्जर मास है स्मॉलर एक्सेलरेशन, गलत हो गई। स्फेयर विद द लार्जर मास हिट्स द ग्राउंड फर्स्ट, जब एक्सेलरेशन सेम होगी तो फिर वो ग्राउंड को पहले हिट कैसे कर सकती है भाई। द स्फेयर विद द स्मॉलर मास हैज़ अ स्मॉलर एक्सेलरेशन, मैंने बताया है जब भी एटमॉस्फेयर पे हो एक्सेलरेशन सेम होगी, जब नो एटमॉस्फेयर हो एक्सेलरेशन सेम होगी, चाहे वो स्पेस हो। देखो, आपको पेपर में सिर्फ 3 चीज़ें दे सकता है, या तो वो बोल सकता है वैक्यूम, या तो वो बोल सकता है स्पेस, या तो वो बोल सकता है नो एटमॉस्फेयर। ज़िंदगी में ये 3 आपके लफ्ज़ हैं, इनको याद कर लो। सही है, मैं तुम लोग को एक बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ पे नो एटमॉस्फेयर की बात आएगी वहाँ पे एक्सेलरेशन सेम रहेगी। इन्होंने बोला है कि दो बॉल ड्रॉप होंगी तो इसका मतलब वो सेम स्पीड से ड्रॉप होंगी, इसका मतलब ये है कि वो दो स्पेयर विल हिट द ग्राउंड टुगेदर, क्योंकि सेम एक्सेलरेशन सो सेम स्पीड। देखो, ये एक थ्योरी है, ये मैं बोला थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं तुम लोग को जितना एक्सप्लेन करूँगा तुम लोग इसको सीखोगे। मैं इस वाले क्वेश्चन को मैं तुम्हें वापस समझाऊंगा, एक और मिनट समझा देता हूँ भाई। देखो, नो एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एक्सेलरेशन सेम होगी। अब चाहे वो फेदर हो, चाहे वो बॉल हो, चाहे वो ट्रक हो, तुम उसको जिस भी हाइट से स्पेस के अंदर गिराओगे वो सेम स्पीड से ही गिरेगी और सेम स्पीड से ही टकराएगी, क्योंकि वो नो एटमॉस्फेयर है। समझ आ गया? ये हो गया पहला MCQ आपका, और ये ट्रिकी MCQ था उस टाइम का, शायद आई डोंट नो यार, ये 2023 का था। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इन द स्पेस इज स्मॉलर, gravitational field strength in the space is smaller than on the earth's surface. How are the mass and the weight of a satellite affected as the satellite moves away from the surface of the earth and into the space? अब देखो, इसके अंदर उन्होंने एक बेसिक सी चीज़ पूछी है कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो है आपकी स्मॉलर, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा मास के ऊपर और वेट के ऊपर। मैं तुम लोगों को क्या बताया था, मास इज कांस्टेंट, मतलब मास पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा। मैं तुम लोगों को बताया था कि नहीं? खुद बताओ यार, मैं झूठ बोलूँगा? तुम लोग ऊपर जाके देख लो नोट्स के अंदर। मास जो है वो अनइफेक्टेड ही रहेगा, क्योंकि मास इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, मास को फ़र्क नहीं पड़ता आप वेट इंक्रीज़ करो, आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करो, कुछ नहीं हो रहा, मास विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अब वेट की यहाँ तक बात है, वेट, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो वेट भी कम होगा। क्यों? W इज इक्वल टू mg, g इज इक्वल टू W/m, रीअरेंज कर दिया। G इज इक्वल टू W/m को जब तुमने रीअरेंज करा है, देखो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया ना। अगर G कम होगा तो W भी कम होगा। समझ आया मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी क्यों पढ़ाया था? ये देखो, W इज इक्वल टू mg,
फिर आप यहाँ पे लिखेंगे G इज इक्वल टू W/M। ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इन्होंने हम लोग को क्या दिया हुआ है, G इज स्मॉलर। इसका मतलब है अगर G कम होगा तो W भी कम होगा। तो अब हमारी कौन सी स्टेटमेंट मैच हो रही है? इसके अंदर तुम लोग से देखो, बोथ मास एंड द वेट आर अनइफेक्टेड। नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा। हम लोगों ने अभी बताया कि मास इज़ अनइफेक्टेड, मास अनइफेक्टेड सही है, वेट अनइफेक्टेड नहीं, वेट तो कम हो रहा है। मास डिक्रीजेज गलत, मास तो कांस्टेंट रहता है। मास इंक्रीजेज गलत, मास कांस्टेंट रहता है। मास इज़ अनइफेक्टेड, ये सही बोला, मास इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। एंड वेट डिक्रीजेज, सही बोला, वेट डिक्रीजेज। सो द आंसर इज़ डी। सही है, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। दिमाग लगा के काम करो, नहीं समझ आ रहा खुद से भी अपनी थिंकिंग को करो, मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा। चलो अब ये वाला सवाल ट्राई करते हैं। अच्छा देखो, ये वाला सवाल एक बहुत अच्छा सवाल है, ट्रिकी सवाल है, मैं मानता हूँ ट्रिकी सवाल है, लेकिन इससे तुम लोगों की जो बेसिक फिज़िक्स है ना बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। उन्होंने क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एंड द सेम ऑब्जेक्ट ऑन मार्स इज़ 25 न्यूटन। हमें असल में निकालना क्या है? हमें असल में निकालना है वेट। ठीक है, हम लोग को निकालना है असल में इसका वेट। इन्होंने पूछा हुआ है वेट का डिफरेंस। वेट का डिफरेंस हम लोग को क्या दिया हुआ है 25। अब इन्होंने पूछा क्या है, उससे आप मास बताओ। देखो मैं वापस अपनी बात को रिपीट करता हूँ, मैं भी क्वेश्चन समझ रहा था। द डिफरेंस बिटवीन द वेट, पहले आपने इसका वेट निकालना है, अर्थ के अंदर क्या वेट है, फिर मार्स के अंदर क्या वेट है, उन दोनों का जो डिफरेंस निकालोगे वो आएगा 25 न्यूटन। और फिर उससे आपने बताना है कि इसका मास क्या है। ये वाली जो सवाल है ये तुम लोग को सिर्फ वर्किंग से समझ आएगा, और जैसे जैसे मैं वर्किंग करता जा रहा हूँ तुम लोग उसको सिर्फ देखते रहना। देखो पहले हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अर्थ का। अब अर्थ की जहाँ तक बात है, W इज इक्वल टू mg, सही है। हम लोग को वेट निकालना है, वेट इज इक्वल टू मास की वैल्यू हम लोग को नहीं पता था, हम उसको m ही रहने देंगे। और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है तुम लोग बताया था न्यूटन पर केजी भी होता है, ऊपर जाके तुम लोग देख लो वेट को क्या बोलते हैं। सही है, ये इन्होंने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है, ये देखो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है 9.8 न्यूटन पर केजी, ये मैंने तुम लोग को लिखवाया था। तो हम लोग लिखेंगे 9.8, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हो गई, और मास हम लोग को नहीं पता तो हम इसको m ही लिख देंगे। तो हमारे पास जो अर्थ पे जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है 9.8 m। अब हम मार्स का निकाल लेते हैं, W इज़ इक्वल टू mg, W इज़ इक्वल टू मार्स पे तुम लोग देखो क्या है 3.7 यहाँ लिखोगे, और हम लोग को नहीं पता मास तो हम इसको ऐसे ही रह देंगे। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है जो डिफरेंस है ना, वेट करो यार मैं इसको सही कर रहा हूँ। अच्छा लेट्स कंटिन्यू। इन्होंने बोला था कि इसके अंदर इन्होंने हमें बोला भाई कि डिफरेंस क्या है पहले। अब आपने देख लिया कि इस वाले अर्थ और इस वाले मार्स के हम लोग के पास वेट आ गए, और फिर इन्होंने क्या बोला है इनका डिफरेंस क्या है 25 न्यूटन। तो हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे। अब डिफरेंस कैसे होगा, 9.8 m माइनस 3.7 m इज इक्वल टू 25 न्यूटन। देखो हमने करा क्या है सवाल के अंदर, वेट निकाला। पहले हम लोगों ने अर्थ का वेट निकाला, अर्थ का निकाल लिया, मार्स का वेट निकाला, मार्स का निकाल लिया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस था वो 25 था, तो हमने सब्ट्रैक्ट करा दोनों के मास को और 25 लिख दिया। अब आप कैलकुलेटर निकालो और उसके अंदर लिखो 9.8 माइनस 3.7, ये आ रहे 6.1, तो हम यहाँ लिख देंगे 6.1 m इज इक्वल टू 25। इन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है, मास क्या है, मास आ जाएगा। आ गया हमारे पास मास 4.098, 4.098। इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4.1 kg। चेक करो यहाँ पे कोई ऑप्शन है 4.1, ये रहा। समझ आया, बहुत बेसिक है ये। हाँ हाँ
है ये, देखो है ये हार्ड, ये वाले जो सवाल हैं ये हार्ड है, मैंने खुद सेलेक्टिवली निकाले तुम लोग के लिए, लेकिन ये तुम लोग को समझ आ जाएगा। अब ये वाला सवाल देख लेते हैं। द डायग्राम शोज अ मून बग्गी यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स। इन्होंने मास बताया हुआ है मून बग्गी का। ऑन द अर्थ इज़ 210 kg, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मून इज़ 1/6। तुम लोग को मैंने क्या बोला था, तुम लोग को याद होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन अर्थ ये थी ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितनी है, अर्थ के ऊपर है हमारी जी। ठीक है, अब तुम लोगों ने क्या करना है, मून के ऊपर आपने निकालना है वेट। फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए, W = mg। W = मास हमारे पास क्या आ रहा है 210 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। अब तुम लोग बोल रहे होगे यार 1/6 कैसे निकालें। देखो तुम लोगों ने करना क्या होगा, और इन्होंने क्या बोला है, मून की जो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ है वो 1/6 है अर्थ की। अर्थ की कितनी है 9.8, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1/6 कर देंगे तो ये हमारे पास मून का आ गया ना ये पूरा ये वाला पार्ट। बस कैलकुलेटर में लिख दो, ये जो ये है ये रो, ये मास है, ये मास लिखा तुम लोगों ने, मास कांस्टेंट होता है। ये तुम लोगों ने लिखा उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मून पे 9.8 अर्थ की, और मल्टीप्लाई बाय 1/6 तो मून की आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने खुद लिखा हुआ है 1/6 ऑफ द मून है। अब लिख दो, उसको कैलकुलेट कर लो। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 343 न्यूटन, और सबसे क्लोजेस्ट आंसर ये वाला मैच हो रहा है। सो येस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर तो बता दे। पहला वाला सवाल समझ आ गया, नो एटमॉस्फेयर वाला। फिर ये बेसिक सा सवाल था डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाला। फिर ये ट्रिकी सवाल था, डिफरेंस निकालना था बोथ ऑफ द मासेस के अंदर। और इसके अंदर हम लोगों ने बेसिक मैथ्स ला के सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। अ स्पेस क्राफ्ट। अब देखो इस वाले सवाल के अंदर है क्या, इसके अंदर अ स्पेस क्राफ्ट है कैरीज अ प्रोब टू द मार्स वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 3.7। ये तुम लोग को मैंने बता दिया था, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का होता है ऐसा यूनिट जी का। द वेट ऑफ द प्रोब इज, वेट बता दिया इन्होंने 370। याद रखना है सब इन्होंने क्या बोला है, मार्स के ऊपर है, मार्स के ऊपर है। अब इन्होंने अर्थ की अलग दी हुई है, मार्स की अलग दी हुई है। तुम्हें पहले क्या दी हुई है यहाँ पे, तुम्हें अंडरलाइन करना होगा। ये तुम्हें दी हुई है जी, ये तुम्हें क्या दिया हुआ है डब्ल्यू। तुम लोग क्या निकाल सकते हो, मास। W = mg। सही है ना, दो वैल्यूज दी हुई है तो मास तो निकाल सकते हो। मेरे साथ साथ तुम लोग सॉल्व करते रहा करो रफ रजिस्टर के अंदर। और ये हो गया 3.7, मास क्या आ रहा है, डिवाइड करो। हंड्रेड kg। अब ये वाले ऑप्शन तो हमारे करेक्ट हो गए, ये वाले तो गलत हो गए ऐसे ही, इसमें तो मास मैच ही नहीं हो रहा। अब इन्होंने क्या बोला है, अर्थ के अंदर मास क्या होगा। ये तो तुम लोग बोल रहे यार सर आपने तो मार्स के ऊपर मास निकाल दिया। बेटा मैंने आपको क्या बताया, मार्स, आप मास कहीं भी जाओ, मास हर जगह कांस्टेंट होता है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ मास हर जगह कांस्टेंट होगा। ये देखो मास आपने इसका निकाला है ना, अर्थ का भी मास सेम होगा, क्योंकि आपने दुनिया में कहीं भी चले जाओ सेम रहेगा। अब तुम लोग को मास पता चल गया अर्थ का, अब तुम लोगों ने वेट निकालना है अर्थ का। कैसे निकालोगे, फार्मूला तो तुम लोग को बहुत अच्छे से रट गया है। W = mg, W = 100, और अर्थ का इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, ये देखो अर्थ का दिया हुआ है 9.8। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 9.8। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है, ये हमारे पास मास हो गया, ये मास हो गया, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हो गई 9.8। तो हमारे पास वेट क्या आया 980 न्यूटन। चेक करो कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन बी मैच हो रहा है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। कितने हो गए सवाल, 1 2 3 4 5। चलो 5 और MCQs करते हैं, फिर पेपर 2 के ऊपर मूव करेंगे।
अब देखो इस वाले सवाल के अंदर, ये वाला सवाल के अंदर हम लोग को बोला है कि आपने डेंसिटी निकालनी है। सबसे पहले तुम लोग अपने पास लिख लोगे डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। पहले इसके अंदर तुम लोग हाईलाइट कर लो तुम लोग को नज़र क्या आ रहा है। भाई मुझे इसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, पहले मैं तुम लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। मैं तो क्वेश्चन वैसे पढ़ता नहीं था, मुझे समझ आ जाता था। प्रैक्टिस देखो, मैंने प्रैक्टिस इतनी करी हुई थी ना कि मुझे क्वेश्चन की टाइप्स पता चल गई थी। तो अगर तुम लोग पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करोगे, तुम लोगों को क्वेश्चन रीड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना आसान हो जाएगा। सारे वैल्यूज़ देख के तुम समझ जाओगे। जैसे देखो मैं वैल्यूज़ देख के समझ गया, 100 147, ये वॉल्यूम पता चल गई 47, और ये वेट भी हम इससे निकाल लेंगे 1.2/10। लेकिन मैं तुम लोगों को एक प्रोसेस के ज़रिए निकालता हूँ। ये देखो ना, मास आ गया इससे 0.12 kg। बहुत बेसिक है, मैं अभी तुम लोग को बताता हूँ कैसे करते हैं। प्रैक्टिस जितनी करोगे तुम लोग को समझ आता रहेगा। अ स्टूडेंट डिटरमाइंस द डेंसिटी ऑफ स्मॉल रॉक। वेट उन्होंने दिया हुआ है स्मॉल रॉक का, 100 सेंटीमीटर क्यूब से वाटर पोर करा था, और जब उसने रॉक डाली तो वो हो गया 147। तो अब इन्होंने पूछा डेंसिटी क्या है। सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ रॉक इन्होंने पूछा, तो हम पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ रॉक। मैंने तुम लोग को वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ाया था, उसके मैंने बोला था जो चेंज होगा ना, चेंज इन द वॉल्यूम, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ स्टोन। तो हम लोग कर देंगे 147। देखो ना, जब उसने डाला तो बढ़ गया 147, माइनस 100, इनिशियल 100 था, तो ये हो गया 147, सॉरी 47 cm3। ये हमारे पास क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई स्टोन की। अब इन्होंने पूछा है मास। देखो तुम लोग को फॉर्मूला पता है, W इज इक्वल टू mg। वेट इसने हमें क्या दिया हुआ है 1.2, चलो लिख देते हैं 1.2 इज इक्वल टू m। मास हम लोग को निकालना है, ये डेंसिटी, इसका फॉर्मूला देखो ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है, ये रहा वॉल्यूम, और हम मास निकालने हैं। तो मास हमें निकालना है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ तुम लोग को याद होनी चाहिए। हमारे पास जो वैल्यू यूज़ होती है पेपर्स के अंदर वो होती है 9.8। पेपर्स के अंदर लिखा हुआ होगा, जो इंस्ट्रक्शन होती है ना उसके अंदर अगर उन्होंने लिखा हुआ होगा यूज़ वैल्यू ऑफ जी एज 9.8, सही है। तो मास तुम लोग निकाल लोगे, ये तुम लोग के पास आ जाएगा 0.12। समझ आ गया? एनी प्रॉब्लम इन दिस? चलो ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर मैं तुम लोग को अब बताता हूँ करना क्या होगा। ये तुम लोग को वैल्यू मिल गई, ये किस में केजी के अंदर, ये किस में cm³ के अंदर। आंसर कौन सा मैच हो रहा है इसके अंदर हमारे से, वो हम लोग को निकालना होगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास हमारे पास है 0.12 ओवर वॉल्यूम हमारे पास कितना है 47। चलो अब इसको करते हैं 0.12 डिवाइडेड बाई 47। ये मेरे पास आ रहा है 2.6 इंटू 10 की पावर -3। इसका मतलब हो गया 1 2 3 0.0026। ठीक है। अब इसके अंदर तुम चेक करो कौन सा मैच हो रहा है। भाई ये वाला भी मैच हो रहा है सर, और ये वाला भी मैच हो रहा है। हम लोग को पता है डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, kg मीटर पर क्यूब। लेकिन सर इसके अंदर तो ये लिखा हुआ है 2.6, तो बेटा ये ग्राम है, हमारी वैल्यू आई थी kg के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, ग्राम में करना है ना हम लोग को, तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो हमारे पास क्या आया आंसर, 2.6 ग्राम पर cm³। सबको समझ आ गया? इस सवाल के अंदर हुआ क्या था, कुछ भी नहीं करा हमने। वेट हम लोग को दिया हुआ था, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हम लोग को पता है 9.8, तो हम लोगों ने वेट को सब्सटीट्यूट करा। देखो बेटा यहाँ दिया हुआ है, तुम लोगों को मास चाहिए था क्योंकि फॉर्मूला तुम लोगों को पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास चाहिए था, मास निकालने की क्या करा, W इज इक्वल टू mg। जी की वैल्यू तुम लोग को पता है स्टैंडर्ड 9.8 होती है, तुम लोगों ने उसको डिवाइड करा, तुम लोग के पास आया 0.12, मास आ गया। मास तुम लोगों ने यहाँ पे करा सब्सटीट्यूट। वॉल्यूम वही डिस्प्लेसमेंट मेथड, भाई 100 था, उसने डाला स्टोन डाला, तो उसकी वजह से क्या हो गया 147 हो गया। 40 मतलब 47 बढ़ गया, तो स्टोन का कितना हुआ 47 हुआ ना, क्योंकि इतना बड़ा है तो वो स्टोन की वजह से हुआ है, तो इसलिए इसका डेल्टा V का मतलब होता है चेंज। तो ये देखो मैंने इसकी यहाँ पे वॉल्यूम निकाल ली। अब तुम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करना है बेसिकली, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट करा, मास को यहाँ,
वॉल्यूम को यहाँ, ये देखो आंसर आया 2.6 इंटू 10⁻³ इसका। फिर हमने इसको जब डेसिमल फॉर्म में करा तो हमारे पास आ रहा है 0.0026। हमारा आंसर क्यों ऐसा आ रहा था, हमने केजी में करा हुआ था। हमें इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ग्राम्स में, तो हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, तो ये हो गया 2.6 ग्राम पर cm³। चलो अब ये वाला देख लेते हैं। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी वाला क्वेश्चन है, ये वाला काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। 2 क्यूब्स x एंड y हैज़ द सेम मास बट द लेंथ ऑफ द साइड x is twice that of y. Density is equal to mass upon volume, याद रखना, सही है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है हमारा। अब इसकी मैं वर्किंग तुम लोग को यहाँ पे करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब इन्होंने हम लोग को इसके अंदर क्या दिया हुआ है, चलो ऊपर ही कर लेते हैं यार, उसको मैं रब कर देता हूँ। वाली वर्किंग जब कॉपी हो जाए ना तुम लोग की, तो उसको रब कर देना। चलो यहाँ कोने में कर लेते हैं। देखो x की पहले निकालते हैं। डेंसिटी का हम लोग को क्या लेना है, इसका रेशियो। पहले हम x की डेंसिटी निकाल लेते हैं, फिर अपॉन में करके अपने काम कर लेंगे। डेंसिटी मास, सही है, m/v हमारे पास क्या है, याद रखना वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, ठीक है ना, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। तो हम लोग इसके अंदर क्या लिखेंगे, अगर तुम लोग को वॉल्यूम निकालना हो तो तुम लोग इसको क्या करोगे, L इंटू L, मैं तुम लोग को फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। तो ये असल में L लिख दो इसको। तो ये कितना हो गया, m/L क्यूब। डेंसिटी x का हो गया। डेंसिटी y अगर तुम लोग को निकालनी है तो मास कांस्टेंट होता है, m लिखोगे। इन्होंने क्या बोला हुआ है, ये है डेंसिटी y डेंसिटी। सही है, सॉरी गाइस, ये वाली y है, ये वाली x है, क्योंकि ये वाली टॉइस, ये वाली देखो y वाली डेंसिटी इन्होंने हमें रेगुलर में दी हुई है। देखो लेंथ ऑफ साइड x इज ट्वाइस, मतलब x वाली डबल है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। y की डेंसिटी देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास कांस्टेंट अपॉन L इंटू L, तो ये तो L क्यूब हो गया। इसी तरह डेंसिटी इज इक्वल टू m/, इसकी लेंथ डबल है तो हम लिखेंगे 2L, और आज इसके ऊपर क्यूब लगा दो, कितना हो गया, m/8L क्यूब। अब इन्होंने क्या बोला है, रेशियो लगाओ। अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं रेशियो। ये बहुत ट्रिकी वाले सवाल है, इसको बार बार वीडियो को देखोगे तो समझ आ जाएगी। ये देखो रेशियो। अब इन्होंने क्या बोला, डेंसिटी x का पहले लिखोगे m/8L3। इन्होंने क्या बोला, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ y, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ y हमने क्या निकाली हुई है, m/L3। देखो इस सवाल के अंदर था क्या, डेंसिटी निकालनी थी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। पहली वाली हमने नॉर्मली निकाल ली y की, m/L3, डबल नहीं थी वो, x थी डबल, तो m तो जैसे था हमने वैसे ही लिखा क्योंकि वो कांस्टेंट होता है, लेकिन वो डबल थी तो हमने लिख दिया 2L, तो ये कितना हो गया, m/8L क्यूब। अब ये डिवाइड का था तो हमने ये लगा दिया। अब रेसिप्रोकल कर लो, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, m कैंसिल से हो जाएगा, L3 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना रह गया, 1/8। 1/8 को अगर आप कैलकुलेटर में डालोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.125। क्या आ रहा है तुम लोगों का वैल्यू, ये देखो, मान गए, मज़ा आया, कोई मसला नहीं है यार, कोई मसला नहीं, समझता हूँ। स्टूडेंट डिटरमाइंस द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, विच इक्विपमेंट डज द स्टूडेंट यूजेस। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी निकालनी है तो ये दो चीज़ें चाहिए, एक मास चाहिए, एक वॉल्यूम चाहिए। मास के लिए तुम लोग क्या यूज़ करते हो, तुम लोग से सवाल है, तुम लोग को मैं दे रहा हूँ 30 सेकेंड्स कि तुम लोग गैस करो क्या यूज़ करते हो तुम लोग मास के लिए।
मास हमेशा निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं बीम बैलेंस, ठीक है। और वॉल्यूम निकालने के लिए कौन सा, लिक्विड की बात हो रही है तो मेजरिंग सिलेंडर। सॉलिड अगर होता है यहाँ, अगर यहाँ पे सॉलिड होता तो हम लिखते हैं रूलर, लेकिन अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिक्विड, तो हम क्या लिखेंगे, बैलेंस एंड मेजरिंग सिलेंडर। इन्होंने सिंपल सी बात है पूछा डेंसिटी, तो डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, डेंसिटी इज इक्वल मास ओवर वॉल्यूम। मास के लिए हम यूज़ करते हैं बैलेंस, वॉल्यूम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर। फॉर लिक्विड मेजरिंग सिलेंडर, फॉर सॉलिड रूलर। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। A student takes measurement to find the density of a regularly shaped block. Which formula is used to calculate the density? Density is equal to mass over volume. ये तो बहुत बेसिक सा है, सिंपल फार्मूला पूछा था उन्होंने। A stone is placed in a measuring cylinder of water as shown. देखो 75 इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर बिफोर एडिंग वॉज 15, और स्टोन का मास इन्होंने दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो हम लोग को फाइंड करनी है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। मास हम लोग को कितना दिया हुआ है 90, तो हम लोग लिख देंगे 90, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 75 और 15, कितना हुआ ये 15 से 75 हो गया, तो हम लोग को वॉल्यूम में चेंज फाइंड करना है। इसको बोलते हैं चेंज फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं डेल्टा वी। तो 75 माइनस 15, डेल्टा वी इज इक्वल टू 60 cm3। 60 आ गया, ये लिख दिया। d इज इक्वल टू 9/6। आंसर क्या आ रहा है 1.5। हम क्या लिख दें यहाँ 1.5 ग्राम पर cm3। ये लो आंसर आ गया। प्रैक्टिस से होगा, ये वाले सवाल जो हैं ये प्रैक्टिस से अच्छे होंगे, MCQs हो गए हमारे। चलो सही है, अब थोड़ा रेस्ट दे रहा हूँ मैं तुम लोग को, फिर तुम लोग ये हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये वाले थ्योरी स्टार्ट करेंगे। छोटी सी थ्योरी है, फ़ौरन ख़त्म करेंगे इसको, मुझे भी जाना है। चलो लेट्स स्टार्ट विद पेपर 2 के सवालात। अ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स द मास and volume of two irregular objects. One is made up of iron and the other is made up of copper. The student use the following equipment shown. देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, बीम बैलेंस दिया हुआ है, ये रहा बीम बैलेंस, ये रहा मेजरिंग सिलेंडर, और ये रहा लिक्विड, और ये शायद पेपर है, इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट, ये पेपर हो गया, ये स्टोन हो गया, जो भी है। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है आयरन कॉपर। चलो एक आयरन या कॉपर में से है इनका कोई, ये कॉपर होगा या आयरन होगा, वो छोड़ दो, मेन सवाल पे आते हैं। डिस्क्राइब हाउ टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट विद द मेजरिंग सिलेंडर। देखो वाटर डिस्प्लेसमेंट का ये सिंपल सा मेथड है। इसके अंदर हम लोग करते क्या है, इनिशियल वॉल्यूम लेते हैं सिर्फ पानी का, आप बीकर लो, उसके अंदर इनिशियल वॉल्यूम डालो, कैलकुलेट करो, पानी डालो एक बीकर के अंदर और इनिशियल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो। फिर आप उसके अंदर इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट डालो, और फिर जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा उसको आप लिख दो एज द फाइनल वॉल्यूम। फिर आप दोनों वॉल्यूम्स को सबट्रैक्ट करोगे, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। इसको हम मार्किंग स्कीम के हिसाब से लिखेंगे कैसे, ये देखो, टेक इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर ओनली, ठीक है, आपने इनिशियल वॉल्यूम लिया वाटर का सिर्फ, फिर ऐड इरेगुलर ऑब्जेक्ट एंड टेक द फाइनल रीडिंग ऑफ द वॉल्यूम। बढ़ जाएगा ना वो, फिर आप क्या करोगे, दोनों वॉल्यूम्स को आप सबट्रैक्ट करोगे, एंड
obtain the volume of irregular shaped कंप्लीट। इसके अंदर आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। आपने क्या करा, इनिशियल वॉल्यूम लिया बीकर के अंदर डाल के, फिर इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट उसके अंदर डाला और फिर आपकी रीडिंग बढ़ गई। मिसाल के तौर पे इनिशियल वॉल्यूम आपका 50 था, फिर आपने उसके अंदर इरेगुलर ऑब्जेक्ट डाला और आपकी रीडिंग हो गई 75। फिर आपने उन दोनों वॉल्यूम्स को सब्ट्रैक्ट करा 75 और 50, फिर आपके पास जो फाइनल रीडिंग आई वो थी 25। तो वो जो वॉल्यूम था वो असल में वॉल्यूम था ऑफ इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। समझ आ गया? ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ आयरन। डेंसिटी का मैं तुम लोग को सिंपल फॉर्मूला बताया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का मास देख लो आप, आयरन का मास हमारे पास आ रहा है 400, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 51। कैलकुलेटर में डाल दो, मेरा कैलकुलेटर ये रहा, 400 डिवाइडेड बाई 51, 7.843। तो लिख दो उसको 7.84। अच्छा, अब याद रखो तुम लोग आंसर ब्लैंक में यहाँ पे लिख दोगे, लेकिन अभी तुम लोग को मिला 1 मार्क क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक इसके तुम लोगों ने ऐसा यूनिट नहीं लिखे। देखो हम लोग क्या लिखेंगे, ये ग्राम होता है क्योंकि इससे देखो, ये देखो ग्राम और यहाँ ग्राम लिखा, ये cm क्यूब, तुम लोग यहाँ पे क्या लिखोगे cm क्यूब। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, ग्राम पर cm क्यूब। आंसर आ गया हमारे पास। अब क्या है, अ थर्ड ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ कॉपर हैज़ द सेम वॉल्यूम, कैलकुलेट द मास ऑफ दिस कॉपर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप देखो तुम्हारे पास है क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास दिया हुआ है और वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो मास हमारे पास है 350 और वॉल्यूम है 39, तो हमारे पास क्या आ गया 350 डिवाइडेड बाय 39। तो डेंसिटी हमारे पास कितनी आ गई 8.97 ग्राम पर cm क्यूब। ये हमारे पास आ गई डेंसिटी। इन्होंने बोला मास निकालना है। तुम लोग के लिए वापस से मैं फार्मूला लिख देता हूँ, यही वाला फार्मूला सही है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। हम वापस से लिखेंगे, दिस टाइम वी हैव टू कैलकुलेट द मास। और उन्होंने क्या बोला है, यू हैव ऑलरेडी गिवन द वॉल्यूम। वॉल्यूम वही सेम है, वॉल्यूम हम यही वाला इस्तेमाल करेंगे, मास ये वाला नहीं होगा, मास हमें नया निकालना होगा। तो डेंसिटी हम लोग पहले लिख देते हैं, डेंसिटी हमारे पास क्या आई है 8.97 इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम वॉल्यूम क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेम वॉल्यूम, तो 39। तो मास का हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, सो m विल बी 8.97 इंटू 39। तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है अच्छा एक सेकंड सॉरी गाइस, इसके अंदर इन्होंने बोला हुआ है सेम एज आयरन। आयरन की जो वॉल्यूम है वो है 51, तो हम 51 सब्सटीट्यूट करेंगे। द वॉल्यूम दे हैव आस्क्ड इज ऑफ आयरन। हमने डेंसिटी तो निकाल ली कॉपर की, लेकिन फिर उन्होंने बोला डेंसिटी वही रहेगी, आपने मास निकालना है और वॉल्यूम जो है वो होगा आयरन का। आयरन का जो वॉल्यूम है वो है 51, तो हम 51 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये हो जाएगा 8.97 इंटू 51। हाँ अब आ रहा है आंसर सही, अब आ रहा है 458.47। चल इसको पे राउंड ऑफ करके हम डायरेक्ट लिख देंगे 458 ग्राम। ठीक है, समझ आ गया, नो इश्यूज़। State and explain what happens to the density when iron object is heated.
देखो ये तुम लोग थर्मल फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन इसका सॉल्व कर लेते हैं। इसका हम लोग लिखेंगे एज हीटेड, जब हम हीट करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम इंक्रीज, और याद रखना वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। देखो ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी एज हीटेड, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। एज हीटेड वॉल्यूम इंक्रीजेज, सो डेंसिटी डिक्रीजेस। इन्वर्स प्रोपोर्शन है ना, इसलिए मैं बोल रहा था आप कुछ ईजिली सॉल्व कर सकते हो फिजिक्स के आंसर अगर आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट है। चलो अब ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ मेटल, वाटर एंड एयर इज हीटेड, स्टेट वेदर द मेटल, द वाटर और द एयर एक्सपेंड द मोस्ट। देखो ये भी तुम्हारा थर्मल फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है। इसका आंसर है एयर एक्सपेंड द मोस्ट। पहले एयर, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। ये मास वेट डेंसिटी का नहीं है, ये थर्मल फिजिक्स का ही ये आगे वाला चैप्टर है, अब आपका चैप्टर 2, तो उसके अंदर तुम लोग पढ़ोगे। लेकिन इसका आंसर है एयर, एयर एक्सपेंड्स द मोस्ट। अब इन्होंने क्या बोला है, इन दिस डायग्राम ऑफ द मेटल एट 20 डिग्री सेल्सियस द मेटल इज़ अ लार्ज स्क्वायर शीट विथ स्क्वायर होल इन द सेंटर, द शीट लाइज फ्लैट ऑन अ टेबल। On the figure, draw the outline of the sheet and the hole after the metal is heated. Make sure that the expansion is noticeable. देखो इन्होंने बोला है कि भाई एक मेटल है, सही है, स्क्वायर है, इसको हम हीट कर रहे हैं। जब कोई भी जो चीज़ है ना स्क्वायर वगैरह, वो हीट होता है ना, वो हमेशा एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड मतलब फैलना। तो जब भी वो फैलेगा ना, वो बड़ा होगा। तो इन्होंने बोला है कि यार 2 मार्क्स के लिए आप ड्रॉ करके दिखाओ कि कैसे एक्सपेंड होगा। तो यार ड्रॉ कर देते हैं, मसला थोड़ी है इसमें। ये देखो एक्सपेंड हो गया ना, ये वाला सर्कल एक्सपेंड होगा, ये वाला स्क्वायर सेंटर वाला एक्सपेंड हो जाएगा। देखो इतना बड़ा हो जाएगा। अरे हट क्यों गया, सेंटर में कर दिया इसको, ठीक है। और एक ये वाला स्क्वायर, दो स्क्वायर्स है ना, एक्सपेंड हो गए तो अच्छा हो गया। समझ आया इसके अंदर हम लोग को क्या करना है कि भाई स्क्वायर्स हैं वो हीट हो रहे हैं, तो आपने दो स्क्वायर्स बना देना उसके आसपास, ऐसे एक्सपेंशन शो करनी है। वही पहला वाला इतना बड़ा हो जाएगा, दूसरा वाला इतना बड़ा हो जाएगा, बस। डिफाइंड डेंसिटी मैंने तुम लोग को फॉर्मूला से भी बताया हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम, सिंपल इज दैट। ये देख लो ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, तो मास टू वॉल्यूम इज द रेशियो। कैलकुलेट द वॉल्यूम, गिव योर आंसर इन सूटेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स। वॉल्यूम निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला हमारे पास सेम रहेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी हम लोग को क्या दी हुई है, 7.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, मास हमें क्या दिया हुआ है 5 kg, अपॉन हम लोग को क्या निकालनी है, वॉल्यूम। अब इसको तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका जो आंसर है वो आ रहा है मेरे पास 6.67 इंटू 67 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। वॉल्यूम का मैं तुम लोग को अच्छे से बता चुका हूँ क्या होता है। मीटर क्यूब हमने क्यों लिखा, सेंटीमीटर क्यूब क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है छोटा सा मीटर क्यूब। बस ये लास्ट सवाल है, लेट्स गो, लास्ट सवाल है। इसको लॉक लगा लेते हैं ताकि हिले नहीं। चलो, स्टेट व्हाट इज़ मेंट बाय मास। तुम लोग बताओ इसका आंसर क्या है। 5 4 3 2 1। गुड। अमाउंट
ऑफ मैटर contained in the body. The student is told that the density इतनी है. Calculate the volume of the plastic sheet. Density is equal to mass upon volume. Density 0.91, ये डेंसिटी हमें दी हुई है और मास हमें दिया हुआ है 0.12. तो 0.12 और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारे पास ये आ रहा है 1 सेकेंड कैलकुलेट करता हूँ कैलकुलेटर में. डिवाइडेड बाय 0.91, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.1318. सही है. तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं 0.132 cm क्यूब. देखो cm क्यूब क्यों लिखा, ये छोटा सा दिया हुआ है. तो आप मीटर क्यूब नहीं लिख सकते, सेंटीमीटर क्यूब ही लिखना होगा और 1 मार्क आपके SI यूनिट का होता है. चलो कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द शीट. फॉर्मूला बताया हुआ है, मसला नहीं है. लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. वॉल्यूम कितनी है 0.132, ये देखो वॉल्यूम निकाली है हमने. इज इक्वल टू लेंथ 3, विड्थ हमारे पास मतलब वही ब्रेथ 2 इंटू एक्स. थिकनेस नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.022 cm. State a measuring instrument that can be used to measure the thickness of the sheet accurately. मैंने फिजिकल क्वांटिटीज़ में बताया था भाई, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है. इसके ऊपर तुम लोग खुद बताओ, मेजरिंग टेप यूज़ हो सकता है? नहीं. टर्नल व्हील यूज़ हो सकता है? नहीं. माइक्रोमीटर यूज़ हो सकता है? यस. रूलर यूज़ हो सकता है? नहीं, मीटर रूल तो बहुत बड़ा होता है. तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा माइक्रोमीटर. ये बहुत स्मॉल है ना, ये देखो वैल्यू, देखो खुद देख लो वैल्यू. चलो दैट्स इट. तुम लोग के पास्ट पेपर लेक्चर्स हो चुके हैं कंप्लीट. जितने पास्ट पेपर्स हैं सॉल्व हो चुके हैं. जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो आराम से पॉज करके ले, फुल लेआउट का. मैंने भी जल्दी जल्दी कराया बेटा, ये लेक्चर आज ही मैंने बनाए दोनों. आराम से इसको देखो. मेरे पास फ्री टाइम था ना आज. ये सबसे हार्डेस्ट पास्ट पेपर थे और मैंने तुम लोग को इसको इजी वे में समझाया, तो इसको इजीली फॉलो कर लेना. तुम लोग का क्या हो चुका है देखो. टोटल हमारी 5 वीडियोस हो चुकी हैं. पहला हमारा था इंट्रो, दूसरी हमारी थी फिज़िकल क्वांटिटी का लेक्चर 1, फिर तीसरा हमारा था फिज़िकल क्वांटिटी का लेक्चर 2, फिर चौथे में था मास वेट डेंसिटी का लेक्चर 1. ये हमारे पास है 4 लेक्चर हो गए. और 5वां मास वेट डेंसिटी का लेक्चर नंबर 2. तो ये थी हमारी नोट्स की क्लास, ये थी हमारी पास्ट पेपर की क्लास. ये कंप्लीट हो गई. ये मैंने पूरा इंट्रो दिया था फिज़िक्स का. ये हो गई हमारी नोट्स की क्लास, ये हो गई हमारी पास्ट पेपर की क्लास. फिनिश, ख़त्म हो गया भाई. मास वेट डेंसिटी ख़त्म. अब मैं नेक्स्ट तुम लोग को पढ़ाऊँगा मोमेंटम. तब तक के लिए तुम इस वाली वीडियो को प्रॉपर्ली देखो. जो बच्चे जो बच्चे फॉलो नहीं कर रहे, मैं उनको ये एडवाइस करूँगा पहले पुरानी वीडियोस देखो, अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करो, फिर हम लोग अच्छे से और पढ़ पाएंगे. सही है. बाकी तुम लोगों का O लेवल फिजिक्स का ये देखो. सिलेबस कंटेंट पता है क्या होता है? ये देखो सिलेबस कंटेंट, ये होता है सिलेबस कंटेंट. मैं इससे पढ़ाता हूँ तुम लोग को. ये होता है सिलेबस कंटेंट. इसके अंदर से तुम लोगों को चेक करना हो. तुम लोगों के पेपर में ना इस चीज़ के अलावा कुछ नहीं आ सकता. तुम लोग इसको पढ़ो, बताओ इसमें तो तुम लोगों को कुछ आता है कि नहीं आता. वो तुम लोग को ईजिली समझा दिया जाएगा. जो मेन चीज़ें होती हैं ना, वो तुम लोग इससे वेरीफाई कर सकते हो. ये तो काइनेमेटिक्स आ गया. ये देखो मास वेट डेंसिटी, बस यही होता है. इसको बोलते हैं रॉ. इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करा जाता है.
ये मैं तुम लोग को सब लिखवा चुका हूँ, ये सब लिखवाया हुआ है, तुम लोग इसको पढ़ लेना। वैसे इसकी इतनी वैल्यू होती नहीं है, मतलब वैल्यू तो काफ़ी होती है, हम लोग को पता चलता है हम लोग को पढ़ाना क्या है, लेकिन असल में जो होता है ना पूरा पास पेपर रिपीटेड ही होता है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी लिखी होंगी, अरे सर ये नहीं पढ़ाया, वो ऐसा है नहीं, वो पास पेपर के ज़रिए कवर हो चुका है। जो जो तुम लोग की चीज़ें हैं ना, तुम लोग बेफिक्र हो जाओ। फिजिकल क्वांटिटीज़ की एक एक चीज़ कंप्लीट है, मास वेट डेंसिटी की एक एक चीज़ कंप्लीट है। अब कंप्लीटली फिनिश हो गया है। मैं इसी लेक्चर में बता रहा हूँ कि तुम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा मोमेंटम। तो इधर उधर नहीं घुसना कि यार ये वाला और पढ़ लेता हूँ किसी और टीचर से, नहीं, तुम लोग का कंप्लीट हो चुका है। मास वेट डेंसिटी, फिजिकल क्वांटिटीज़ और इंटरऑप। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी मोमेंटम की। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।